प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है सरकार क्या है। पृष्ठ 30 से पृष्ठ 38 तक। पृष्ठ 30, इकाई 2, सरकार। इस पृष्ठ पर बाईं ओर 2 कार्टून बने हैं। ऊपर वाले कार्टून में 2 व्यक्ति एक गांव के पास से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पानी भरने के लिए रखे हुए खाली बर्तनों की एक कतार को देखकर टिप्पणी करते हैं। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। इसी पृष्ठ पर नीचे एक और कार्टून बना हुआ है। इस कार्टून में एक व्यक्ति बहुत बड़ी माला पहने नीचे जमीन पर गिरा है। उसके ऊपर एक बैनर लगा है जिस पर अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे लिखा है। उसके आसपास कुछ व्यक्ति चिंतित व आश्चर्यचकित मुद्रा में खड़े हैं। इस कार्टून के नीचे टिप्पणी में लिखा है, मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। इस पृष्ठ पर नीचे सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की एक टिप्पणी लिखी है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वो कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। पृष्ठ 31, अध्याय 3, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। इस पृष्ठ पर समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ सुर्खियां लिखी हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। इस पृष्ठ पर नीचे नीले रंग के बक्से में इन सुर्खियों के बारे में लिखा है। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। 1, 2, 3, 4। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहां बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए।
सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक व रेल सेवाएं चलाना। पृष्ठ 32। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। इस पृष्ठ पर दाहिनी ओर ऊपर लिखा है, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? 1, 2, 3। इस पृष्ठ पर नीचे 3 चित्र दिखाए गए हैं। उनके समर्थन में लिखा गया है, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। पृष्ठ 33। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्रों को देखें। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। इस पृष्ठ पर भारत का राजनीतिक नक्शा दिखाया गया है, जिसमें भारत के सभी राज्यों और उन राज्यों की राजधानियों के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही पड़ोसी देशों को भी दिखाया गया है। पृष्ठ 34। इस पृष्ठ पर भारत का प्रशासनिक प्रभाग 2011 का नक्शा दिखाया गया है। कृपया नोट करें, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य
दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। पृष्ठ 35। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वो न्यायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। इस पृष्ठ पर नीचे एक राजा का चित्र दिखाया गया है। पृष्ठ 36। इस पृष्ठ पर दाहिनी ओर नीले रंग के बक्से में लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। आपके यहां जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं, उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे मतदान करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति को अपनी उंगलियों पर निशान लगवाते हुए दिखाया गया है। साथ ही लिखा है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वो केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य। लोकतांत्रिक सरकार। भारत
एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। पहले बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। पृष्ठ 37। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इस पृष्ठ के दाईं ओर नीले रंग की रेखा से एक बक्सा बनाया गया है जिसमें 2 महिलाओं का चित्र है और उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़ा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है वोट्स फॉर विमेन। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थीं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए बेल आइकन।